नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 जून 2025 को हुए उस विमान हादसे की, मतलब कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, जिसने देश को झकझोर के रख दिया था। जिस भी व्यक्ति ने उस प्लेन क्रैश का वीडियो देखा या फिर फुटेज के माध्यम से जो भी इमेज देखी, उस इमेज को देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद अंदर से हम सबकी रूह कांप चुकी थी। और ये हमारे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबसे मेन फोकस था कि ब्लैक बॉक्स मिले, और फाइनली कुछ समय के बाद हमको ब्लैक बॉक्स प्राप्त हो गया। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, किसका बना होता है, वगैरह वगैरह मैं आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब फाइनली इस ब्लैक बॉक्स की जांच स्टार्ट हो गई है और इस हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है अभी चंद घंटों पहले। और क्या था हादसे की असली वजह? क्या किसी ने जानबूझ करके कुछ किया था या फिर ये एक टेक्निकल या फिर तकनीकी फेल्योर था? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो गाइस, जो AIB होता है इसको हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो। एक अलग से कमेटी होती है। तो जब इसने ब्लैक बॉक्स की रीडिंग करी, डेप्थ में इस हादसे की जांच करी, तो अपनी फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक डोमेन में भेज दी है। और 12 जून 2025 की पृष्ठभूमि आपको अच्छे से पता होगी ना कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ कर रही थी। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद विमान क्रैश हो गया था और ये विमान टकराया था, ध्यान रखिएगा, एक हॉस्टल की बिल्डिंग में, और वो भी दिन का समय था। 1:38 के आसपास का समय था। सोचिए उस समय एक लंच टाइम चल रहा होगा, एक बड़ी मात्रा में स्टूडेंट वहाँ पर, कुछ स्टूडेंट आराम करने के लिए अपने हॉस्टल में रुके होंगे और कुछ लोग अपना लंच अपना प्रिपेयर कर रहे होंगे, फिर लंच अपना एंजॉय कर रहे होंगे। अचानक से उस हॉस्टल में जाकर के वो पूरा प्लेन भिड़ जाता है और प्लेन के अंदर जो फ्यूल होता है बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और वो फ्यूल के साथ पूरे की पूरी बिल्डिंग, पूरा प्लेन क्रैश हो गया। और उसमें बड़ी संख्या में हमारे भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी। इस भयानक हादसे में 260 लोगों की जान चली गई, वो भी चंद सेकंड के अंदर। क्योंकि क्या हुआ, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान बिल्डिंग में भिड़ गया, मतलब कि बिल्डिंग में जाकर के टकरा गया, जिसमें से 259 दोस्तों यात्री थे, कुछ क्रू मेंबर थे और बाकी दोस्तों यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर छात्र थे। बस एक ही व्यक्ति जिंदा बच पाया, जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। अब बात करते हैं कि जांच की रिपोर्ट में ऐसा क्या आया। सो गाइस, भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AIB ने अब इस हादसे की जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, अभी कंक्लूजन नहीं निकला है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको आइडिया दे दिया है। मतलब 15 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल, जी हाँ, स्विच कट ऑफ पोजीशंस में आ चुके थे। मतलब ऑफ पोजीशन में, वो भी क्या, जो फ्यूल कंट्रोल होता है, मतलब कि यहाँ पर प्लेन को सर्वाइव करने के लिए जो फूड चाहिए था, जो फ्यूल चाहिए था, वो उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। चलिए, अगर स्विच अगर कट ऑफ होता तो दूसरे के माध्यम से फ्यूल जहाज को मिल सकता था, तो वो डाउन नहीं होता, वो टकराता नहीं, सर्वाइव कर सकता था। लेकिन दोनों स्विच बैक टू बैक क्या हो गए, ऑफ पोजीशंस में आ चुके थे। मतलब कि इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया, मतलब कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया। और कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार जब ब्लैक बॉक्स को रीड किया गया, उसमें जो पायलट है, जो को पायलट है, उनका कम्युनिकेशन ध्यान से सुना गया। तो एक पायलट ने दूसरे से ये पूछा है कि भैया तुमने स्विच ऑफ क्यों किया, जो आपका जो फ्यूल वाला जो स्विच था उसको आपने ऑफ क्यों किया? जवाब में पता क्या मिला, उसने ये बोला कि मैंने नहीं किया। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसने किया और ये सब कैसे हुआ? वो विमान जिसका डंका पूरे वर्ल्ड के अंदर बन रहा था कि ये काफ़ी एडवांस है, क्या ये टेक्निकल फेलियर था? और जांच की रिपोर्ट में ना सेकंड टू सेकंड टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए जो ये डोमेन में रिपोर्ट आई है, उसमें हर टाइमलाइन का जिक्र किया है। जैसे दोपहर के समय पे क्या हुआ, 1:38:42 पर विमान ने 180 नॉट की एयर स्पीड हासिल करी थी। और एक सेकंड के अंदर अंदर, ध्यान रखिएगा, जैसे इसने ये स्पीड प्राप्त करी, उसी के एक सेकंड के अंदर अंदर फ्यूल स्विच कट ऑफ मोड में चला गया। और उसके बाद 1:38:56 पर इंजन 1 का स्विच क्या हो गया, डाउन हुआ। उसके ठीक कुछ सेकंड बाद क्या हुआ, 4 सेकंड बाद दूसरे इंजन का स्विच भी क्या हो गया, कट हो गया। और फिर 1:39:05 पर पायलट ने ATC को मेडे का सिग्नल भेजा। मेडे का मतलब होता है कि इमरजेंसी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प अस, हेल्प अस।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एटीसी के पास जैसे मसीह पहुंचा उससे पहले क्या हो गया, प्लेन बिल्डिंग से टकरा गया। और जब किसी भी विमान के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं ना, तो एक इमरजेंसी डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं रैट, RAT, इसकी फुल फॉर्म होती है रैम एयर टरबाइन। वो एक्टिव हो जाता है, जो विमान को सीमित एक हाइड्रोलिक पावर देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसने कुछ समय के लिए एक हाइड्रोलिक पावर प्रोवाइड तो करी थी विमान को, लेकिन वो एक छोटी सी डिवाइस होती है, वो एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है। अब सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया है कि रैट मतलब कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक्टिव हो गया था, मतलब कि दोनों इंजन कुछ सेकंड पहले ही डिसेबल हो गए थे, उनको प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल पाया था। और रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया कि कोई बर्ड हिट नहीं हुआ था। जैसे कुछ कयास लगाए थे ना कुछ लोग, क्या ठीक है क्या पता उसके विंग के अंदर, ठीक है जो उसका टरबाइन होता है जो घूमता है पंखुड़ी के अंदर, कहीं ना कहीं क्या पता कोई बर्ड हिट कर गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और रनवे क्रॉस करने से पहले ही विमान अपनी ऊंचाई खोने लगा था। दोनों पायलट एक्चुअली काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास में, ठीक है, जो फ्लाइंग जो इनके पास आर का एक्सपीरियंस है बहुत ही गजब है। इंटरनेशनल फ़्लाइट का जो इनके पास एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा, मैं आपको बताऊँगा चंद मिनट बाद। देखो दोनों पायलट क्या है, मुंबई के रहने वाले थे और हादसे से एक दिन पहले ही वो अहमदाबाद पहुँचे थे। और रिपोर्ट ये बताती है कि उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, उन्होंने पर्याप्त आराम लिया था। एक क्या होता है ब्रेथ, एक होती है डिवाइस जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में भी वो फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट पाए गए थे। ऐसा नहीं कुछ लोग कहते क्या पता हो सकता है कि ठीक है कंटिन्यू फ्लाइट करनी पड़ती है किसी भी पायलट को, तो क्या पता नींद उनकी पूरी ना हो पाई हो, क्या पता कुछ बॉडी में कुछ फिटनेस का इशू हो, इसकी वजह से वो टकरा गया, बैलेंस खो बैठा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग कहानियाँ बन रही थी। 12 जून से लेकर अब तक ना लोगों ने पूरा सोशल मीडिया पर ग्रंथ लिख दिया होगा कि हादसा कैसे हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि मानव थकान या फिर अल्कोहल की कोई भूमिका इसमें नहीं है इस हादसे के अंदर, ये हमको समझना होगा। और रिपोर्ट ये कहती है कि ईंधन की भी बाद में क्या हुआ, सैंपल लिया गया, क्या पता ईंधन में कुछ मिलावट की गई हो। देखिए जब ना कोई भी कमेटी बैठती है तो वो डेप्थ में क्या करती है, जांच करती है। अभी हमारे इतिहास में और भी बड़े हादसे हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो भी डिस्कस करूंगा, आपको थोड़ा सा बस करना है इंतजार। और इसके अलावा ना इसी सेम फ्लाइट के अंदर थ्रोटल कंट्रोल रिप्लेस किया गया था 2019 और 2023 में। क्या इस वजह से हुआ होगा? नहीं, जो थ्रोटल कंट्रोल होता है वो फ्यूल स्विच से बिल्कुल मतलब अलग होता है, उसका संबंध इससे बिल्कुल भी नहीं है। अब फ्यूल कंट्रोल स्विच की आज तक कभी भी कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, तो इस पर डाउट जाना बिल्कुल गलत था। किसी को पता भी नहीं होगा कि आखिरकार जो ये फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है वो लगा कहाँ होता है। इमेज में आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके अलावा एक अमेरिकी संस्था है जिसे हम बोलते हैं FAA, इसने आज से 7 साल पहले 2018 में एक चेतावनी दी थी, एक चेतावनी जारी करी थी, गाइडलाइन जारी करी थी इन तमाम फ्लाइटों को लेकर के कि कभी कभी कुछ मौक़ों पर फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर अचानक से डिसएंगल हो सकता है, मतलब कट ऑफ पोजिशन में आ सकता है। लेकिन इसे सिर्फ एडवाइजरी के तौर पर लिया गया और एयर इंडिया ने इसे फॉलो नहीं किया क्योंकि ये अनिवार्य नहीं था। आप मान के चलिएगा कि जैसे कोई घर में कोई स्विच लगा होता है ऑन ऑफ वाला, आपने लाइट के लिए ऑन बताया, लाइट जल गई, ऑफ करा तो लाइट ऑफ हो गई आपकी। कभी आपने देखा कि सोते सोते अपने लाइट आपकी ऑफ हो, अचानक से वो ऑन हो जाए? कभी देखा आपने? ऐसा नहीं। हाँ देखिए, इस केस में भी ऐसा हो सकता है। अगर ऑन ऑफ स्विच के पीछे ना छोटी सी स्प्रिंग लगी होती है, बहुत ही छोटी सी स्प्रिंग, आप कभी अपने स्विच को अच्छे से खोल के देखिएगा, ठीक है, जो डेड स्विच हो उसको चलती लाइन में एकदम लग जाओगे, चिपक जाओगे, मतलब कि पड़ा हो तो उसको देखना ध्यान से। तो इस केस में क्या पता इसकी छोटी सी स्प्रिंग, क्या पता इसमें कोई ऐसी डिवाइस लगी हो, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है, बहुत ही लेकिन रेयर होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में कि अचानक सबकी लाइट जल जाए, लगेगा रूम में कोई भूत आ गया क्या, वैसे वो उसके पीछे की स्प्रिंग लूज हो सकती है। अब यहाँ पे ना ये दोनों स्विच ऑफ हुए हैं, अगर कोई मैनुअल करना चाहेगा तो इसमें भी कम से कम 5 से 6 सेकंड लग सकता है, लेकिन दोनों में ध्यान रखिएगा 3 सेकंड में कोई भी पायलट जानबूझकर ऐसा स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्ट है ना दोस्तों एविएशन फील्ड के अंदर, जो विंग कमांडर हैं काफ़ी सारे, उनका जब इंटरव्यू हुआ था इस रिपोर्ट में आने के बाद, देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने खुद इस बात को बोला है, यानी कि ये कोई घर का बल्ब नहीं है कि फटाफट बस ऑन करा ऑफ कर दिया, टाइम स्टार्ट नाउ। सो गाइस, कॉकपिट में कोई तीसरा शख्स भी मौजूद नहीं हो सकता है, केवल पायलट और को पायलट, केवल 2 व्यक्ति होते हैं। बाकी यहाँ एयर होस्टेस पीछे से आते हैं, लेकिन वो तुरंत नहीं आते कि आप सिंपल टिकट टेक ऑफ कर रहे हो तो कोई चाय पानी पूछने ला देंगे, नहीं, पहले तरीके से वो स्टेबल पोजीशंस में आएगा, उसके बाद कोई एयर होस्टेस
अंदर जाएगी कॉकपिट के अंदर, उनसे उनकी मतलब जो भी उनकी चॉइस होगी वो उनके पास रख सकेंगे, कॉफ़ी टी जो भी होता है वो सब। और जो एविएशन डिपार्टमेंट होता है जब वो अपनी गाइडलाइन जारी करता है तो पायलट और को पायलट, एयर होस्टेस और तमाम जितना भी स्टाफ होता है बैकएंड में जो काम करता है, तमाम लोग ठीक है कई बार चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं अच्छे से, मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद पायलट और को पायलट की झपकी आ गई हो, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे, क्या पता पायलट और को पायलट के पास में एक्सपीरियंस फ्लाइंग करने का काफ़ी कम हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जी हाँ, एक्चुअली इंटरनेशनल फ्लाइट को वो उड़ा रहे हैं, कोई गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं, कोई साइकिल नहीं चला रहे हैं। ध्यान रखिए, जो फर्स्ट पायलट थे ना जिनकी उम्र 56 साल के आसपास है, उनके पास एक्सपीरियंस है फ्लाइंग करने का, वो था 15,638 जो मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, याद होगा आपको। और इनके पास बोइंग 787 पर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 9,000 घंटे कुछ इनके पास एक्सपीरियंस है, सोचिए। और जो इनके साथ में दोस्तों जो सेकंड जो को पायलट थे उनकी उम्र भले ही इनसे कम हो, 32 साल उम्र थी, ठीक है। कुल उड़ान वो कर चुके हैं 3,403 घंटे की। सो गाइस ये भी ना आर कोई कम नहीं होता है, तो दोनों काफ़ी वेल एक्सपीरियंस वाले थे। अब सवाल ये कि आखिरकार वो स्विच अपने आप ऑफ पोजीशन में कैसे आ गया। वैसे दोस्तों यहाँ पे ना जांच में हमको बिलीव करना चाहिए, और ये जांच अभी और डेप्थ में होगी, क्योंकि दुनिया में अब तक जितने भी विमान हादसे हुए हैं, वैसे विमान हादसे 3 सबसे बड़े हुए हैं जिसमें मौतें सबसे अधिक हुई हैं। आपको याद होगा ना लास्ट वीडियो में डिस्कस किया उनको स्पेन के बारे में, वर्ष आपका 27 मार्च 1977 के बारे में बताया था मैंने आपको। भाई जो कैनरी द्वीप में जो क्रैश हुआ था, मतलब कि 2 बोइंग 747 विमानों की रनवे पर टक्कर हुई थी और उसमें मरे थे 583 लोगों की वहाँ पे क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। मुख्य कारण क्या था, कम्युनिकेशन फेलियर हुआ था, धुंध की विजिबिलिटी भी कमज़ोर थी उस समय। और ये आज भी एविएशन इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। सोचिए 583 लोगों की मौत हो जाना और विमान का टकराना, वो भी रनवे के अंदर, गजब। और सेकंड जो हादसा हुआ दोस्तों वो हुआ था आपका जापान एयरलाइंस फ्लाइट थी आपकी 123, ये थी आपकी फ्लाइट 123, और ये हादसा हुआ था 1985 में 12 अगस्त को। स्थान था आपका जापान, कॉमन सी बात है। इसमें बोइंग 747 विमान में हादसा हुआ था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, इस विमान में शायद कुछ टेक्निकल कुछ रिपेयरिंग हुई थी, दोबारा उसको वही रिपेयरिंग रिपीट हुई, उसके बाद में ये क्रैश कर गया था, सोचिए। और जो तीसरा हादसा हुआ था वो हरियाणा में हुआ था ना, दादरी चक्री क्या नाम है उसका, हरियाणा में शायद स्थान है ना, चरखी दादरी के नाम से, वहाँ पे हुआ था। ये ईयर था आपका 1996, ये हादसा हुआ था। इसमें 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। कारण क्या था, गलत ऊंचाई पर उड़ान और कम्युनिकेशन में गलती हुई थी। और ये भी क्या था, ये भी अब तक का सबसे घातक मिड एयर कॉलिजन है। तो दोस्तों फाइनली अब हमको थोड़ा सा और इंतजार करना है, लेकिन 12 जून को हुए इस दर्दनाक एयर इंडिया हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने कई सवालों को और जन्म दे दिया है, लेकिन जवाब अभी भी कहीं ना कहीं धुंध में छुपा हुआ है, धुएं में छुपा हुआ है। एक ऐसा हादसा जहां पर 260 जिंदगियां चली गई चंद सेकंडों में और केवल एक शख्स उसमें से बचा। सवाल ये नहीं है कि आखिरकार फ्यूल स्विच कैसे कट ऑफ पोजीशन में आ गया, सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम की चूक थी, टेक्निकल फेलियर था या फिर मानवीय भूल। फिलहाल दोस्तों AIB की रिपोर्ट शुरुआती है, स्टार्टिंग की जांच रिपोर्ट है और अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। लेकिन ये साफ है कि इस हादसे ने न सिर्फ तकनीकी जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री की साख को भी बुरी तरीके से हिला के रख दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज़ी से पूरी हो, ताकि जो परिवार इस हादसे में उजड़ गए हैं उन्हें कम से कम सच्चाई तो समय पर मिल पाए। सो गैस इस पर आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। सो गैस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।